ओके फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केएसएल में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, कल जो पढ़ा गया था वो आवेश के प्रकार थे, आवेश था, आवेश के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है क्या, आवेश के प्रकार, आवेश के इकाई और आवेशन की विधियाँ। सो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, वन शॉट एक रिवीजन मार लेते हैं, ताकि जो हमें पिछले क्लास में जो लेक्चर में पढ़ा गया था उसमें क्या क्या पढ़ा गया था उसके बारे में एक वन शॉट, बस सिर्फ आपका 2 मिनट लेंगे, उसमें आपका 2 मिनट में आपका वन शॉट एक रिवीजन हो जाएगा। और ये 2 मिनट रिवीजन आपके लिए बहुत कहते हैं कि लाभदायक होगा। सिर्फ और सिर्फ आपका 2 मिनट रिवीजन ही क्या कर देगा, इसका पूरा पिछला लेक्चर आपको रिवाइज करा देगा। सो फ्रेंड्स, पहले ये 2 मिनट का वन शॉट वीडियो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, क्या क्या पढ़े थे कल हम लोगों ने जो लेक्चर पढ़ा था वो क्या था, आवेश के प्रकार। उस वाले लेक्चर में आवेश थे। आवेश होते क्या हैं? आवेश वह किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुणधर्म होता है जिसके द्वारा हम किसी भी पदार्थ से, यानी कि आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुणधर्म होता है जिसके द्वारा हम विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव का क्या करता है, वो अनुभव करता है। उसको हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। इसके बारे में हम फुल डिटेल से, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लीज कह दे कि आप पिछला वाला लेक्चर देख करके आइए। आवेश के बारे में वहाँ पर पूरा विधिवत से बताया गया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन शॉर्ट वीडियो है ये, जो आपको क्या कर देगा, ये रिवाइज करा करके देगा। कहते हैं रिवाइज सिर्फ और सिर्फ आपको करा रहे हैं कि पिछली जो बातें बताए हैं वो रिपीट हो जाए, ताकि हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ सके और आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो बच्चों, क्या होता है आवेश? किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुणधर्म होता है जिसके द्वारा हम विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव का क्या करते हैं, हम अनुभव करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, आवेश। आवेश के बारे में पढ़े थे। फिर आवेश के गुणधर्म भी देखा गया था। आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं? गुणधर्म के बारे में पहला टॉपिक क्या आया था कि आवेश के गुणधर्म में पहला टॉपिक ये आया था कि आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता क्या होती है? आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता में होता क्या है? योज्यता मतलब जोड़ना। पहला गुणधर्म क्या था? आवेशों की योज्यता। योज्यता मतलब जोड़ना। आवेश को किस तरह से जोड़ा जाता है? तो आवेश को हम किस तरह से जोड़ते हैं? तो आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। समझ रहे ना आप? बीजगणितीय योग होता है। आवेश का जो योग होता है वो बीजगणितीय योग होता है। आवेश का जो बीजगणितीय योग होता है कहते। दूसरा जो हमारा था, कहते हैं कि आवेशों का क्वांटीकरण था। आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत। क्वांटीकरण मतलब इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्वांटाइजेशन कहते हैं इसको हम। क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है? कलेक्ट करना। जैसे कि अभी हम आपको एक एग्जांपल दिए थे उस दिन कि मान लीजिए कि आप किसी शॉप की दुकान पर गए, मोबाइल की दुकान पर जा रहे हैं, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक निश्चित वैल्यू में एक आपको क्या मांगना पड़ेगा, वहां पर फोन मांगना पड़ेगा। जैसे अगर आप मोबाइल की शॉप पर गए, वहां पर आप क्या कहेंगे वहां पर कि 1 फोन चाहिए, 2 फोन चाहिए, 3 फोन चाहिए, जितना भी लेना होगा आप उसकी एक मात्रा बताएंगे, एक निश्चित अनुपात बताएंगे। उसी को हम क्या कहते हैं, जैसे एक क्वांटाइजेशन मतलब एक कलेक्ट करना, एक निश्चित मात्रा में हम क्या आता हो उसको हम आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। जैसे कि आवेशों में इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित अनुपात होता है, निश्चित गुणज होता है, निश्चित मान होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। तीसरा जो था हमारे पास टॉपिक, आवेश का संरक्षण था। आवेशों का संरक्षण में क्या होता था कि आवेशों को न तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है। जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए कोई 2 वस्तु लेकर के आए, कोई 2 वस्तु को आप लेकर के खूब रगड़ कर आए, तो पता लगा कि मान लीजिए एक हाथ ले लें और एक क्या ले लें, हम कोई और ऐसी वस्तु ले लें जिनको हम रगड़ कराने पर
सपोज करें दो ही वस्तु लेकर के आते हैं, मान लो कि ये ए वस्तु है और बी भी क्या है, दो वस्तु है। ए और बी जब दोनों को हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो गया। सपोज कर रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकलना स्टार्ट हो रहा है। मान लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले। तो जब 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले तो 10 इलेक्ट्रॉन इस पर एकत्रित भी तो होंगे जाकर, इन्हीं दोनों वस्तु को तो आप रगड़ रहे हैं कहते हैं। तो यहाँ पर नष्ट थोड़ी हो रहे हैं, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो क्या हो जा रहे हैं, स्थानांतरित हो जा रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जाता है। हम ना ही यहाँ पर बना रहे हो ना ही नष्ट कर पा रहे, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। उसके बाद से चौथा जो हमें पढ़ना होगा, अब यहाँ से हमें ये 3 टॉपिक उस दिन पहले वाले लेक्चर में क्लियर किए थे। आज जो हमें पढ़ना होगा चौथा जो टॉपिक है कहते हैं, वो क्या कहते हैं, आवेश की इकाई, आवेशों की इकाई, चाहे आवेशों का मात्रक होता क्या है। आवेशों का मात्रक बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि आवेश का अगर मात्रक निकालना है तो किसी एक फार्मूले को लेकर के आना पड़ेगा। आवेश अपने आप में एक है क्या चीज, आप मतलब कि आवेश को दिखाते किससे, हम कहते हैं क्यू से। आवेश का जो सिंबल होता है, सॉरी इसको करना बताया तो नोट कर लीजिए, कहीं नोट पाने अगर जगह छूट रहा हो तो। आवेश को जो लिखते हैं उसको हम किससे लिखते हैं, कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से भी दिखाया जाता है। आवेश का जो प्रतीक होता है, चार्ज का जो सिंबल होता है, वह तो स्मॉल क्यू लिखा होता है या तो कैपिटल क्यू से दिखाया जाता है। मतलब आवेश का अगर मात्रक निकालना हो तो एक सूत्र पढ़ कर क्या होंगे, हाई स्कूल में कहते हैं 10th क्लास में, क्या होता है सूत्र, धारा का I बराबर Q अपान में T। मतलब एकांक समय में प्रवाहित किए गए आवेश को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का सूत्र होता है आवेश के बटे क्या होता है, समय होता है। एकांक समय में प्रवाहित किए गए आवेश को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अगर यहीं से अगर हम कहते हैं I बराबर Q अपान T, तो अगर Q का मान अगर यहाँ से निकाल ले तो QIT हो जाएगा। अब जहां पर हम कह सकते हैं कि अगर Q का अगर मात्रक निकालना है, आवेश का मात्रक, तो Q का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ से एम्पियर गुणे सेकेंड। एम्पियर धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर गुणे टाइम, किसका मात्रक, इसको हिंदी में लिखते हैं हम एम्पियर गुणे सेकेंड होता है। आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों, एम्पियर गुणे सेकेंड। ये कैसा मात्रक है कहते हैं, ये मात्रक इसको हम कहते हैं क्या, अब यहाँ से थोड़ा उसका थोड़ा वो भाग देते जाते हैं। एम्पियर गुणे जो सेकेंड आता है ये होता है एमकेएस रूप का होता है। ये जो होता है कहते हैं आवेश का जो मात्रक आता है एम्पियर गुणे सेकेंड, वो एमकेएस रूप माना जाता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक जो होता है, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, मतलब क्यू का बोले चाहे आवेश, क्यू को ही मतलब आवेश को हम क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। थर्ड पॉइंट, आवेश के ये सब मात्रक है कहते हैं। आवेश को कई रूपों में यानी कई मात्रकों से मापा जाता है। एक तो एमकेएस रूप में एम्पियर गुणे सेकेंड, या फिर आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। एक और मात्रक आवेश का सीजीएस जो मात्रक होता है, नोट करते चलिएगा। मतलब हम आप लोग इस तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि आप लोग कुछ जानते ही ना है। मतलब इतने जीरो लेवल से आप लोगों को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे कि आप बिल्कुल मतलब समझ नहीं पाएंगे, और बिल्कुल यहाँ पे कह देंगे इस टॉपिक के एकदम थोड़ा फील आने लग जाएगा। जब कुछ बीच में जब टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ हम जब पढ़ना स्टार्ट करें, कोई भी चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करें, तो आपको फील आना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ सच में कुछ किस तरह से पढ़ाए थे। तो इस तरह से इतने जीरो लेवल से हम आपको ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि आप लोग कुछ जानते ही ना हो, ना फर्स्ट ईयर में पढ़े हो, ना अभी तक इंटर में कुछ पढ़े हों। और आपको फुल डिटेल्स में यहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेगा, कहते प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पूरा विधिवत से लिखवा देंगे ताकि आप लोग नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। और आपको एक रोज सुबह में 1 बाय 1 करके रोज सुबह 5 से 6 बजे तक आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप इसके लिए तैयार रहा करिएगा। सुबह 5 से 6 बजे तक के बीच में आपको वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस खाली यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप हम कहाँ थे, आवेश का जो मात्रक होता है वो सीजीएस मात्रक में क्या होता है,
सीजीएस मात्रक जो होता है, आवेश का सीजीएस मात्रक ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। इसको हम लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यू का मतलब यूनिट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सॉरी सीजीएस मात्रक जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है। मतलब एक कूलाम में कितना ESU होता है, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, तो 1 आवेश में जो मात्रक होता है, कहते हैं एक कूलाम में जो मान आता है, कहते हैं वो होता है 3 × 10⁹ ESU, इतना मान होता है। मतलब कि एक कूलाम आवेश में कितना मान होता है, कितना ESU होता है, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है, तो 3 × 10⁹ ESU करके आपका होता है। और आपको बता दें, मतलब कि मात्रक ये सब देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, आवेश की ये सब मात्रक है कहते हैं। आवेश के अगर मात्रक नहीं याद रखेंगे तो बहुत दिक्कतें आएंगी, तो इसलिए आपको 1 बाय 1 करके बताते चलेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। चौथा पॉइंट जो रहेगा, चौथा, तीसरा पॉइंट बाद चौथा पॉइंट में आवेश मतलब Q का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स बोलते हैं, EMU मात्रक क्या होता है, आवेश का EMU में कितना मान होता है, कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मात्रक, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र क्या होता है इसका मात्रक, इसका जो मात्रक होता है कहते हैं 3 × 10⁻, मतलब कि आवेश का एक और मात्रक होता है EMU करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स, और इसका जो मान होता है एक कूलाम आवेश में जो मान होता है EMU में जो मान होता है, कहते हैं 3 × 10⁻10 EMU होता है, ये होता है। और आवेश का जो सबसे बड़ा एक और मात्रक आता है जिसको हम कहते हैं क्या, आवेश का एक मात्रक और होता है फैरड। आवेश का मात्रक क्या होता है, एक और होता है, वो क्या होता है, आवेश का मात्रक फैरड भी होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, फैरड भी होता है। फैरड कितना होता है, फैरड होता है। तो एक फैरड में कितना मान होता है, कहते हैं 1 फैरड बराबर 96,500, 1 फैरड बराबर 96,500 होता है। यह मानते हैं कि आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो फैरड ही होता है। आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक माना जाता है वो क्या होता है, फैरड माना जाता है। ये भी याद रखिएगा कि क्वेश्चन में बन सकता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैरड। और 1 फैरड में कितना मान होता है, 96,500 मान माना जाता है। ये होता है, फिक्स वैल्यू होती है इसकी। तो ये होता है क्या, आवेश का अभी तक क्या था, ये कहते साहब के सब मात्रक में थे अपने आप में। उसके बाद से हम चलते हैं क्या, आवेश के प्रकार क्या क्या होते हैं, आवेश के कौन कौन से प्रकार हैं। एक तो पहले बता चुके हैं आपको कि आवेश के प्रकार धनावेश, एक ऋणावेश होता है। धनावेश और ऋणावेश, धनावेश होता क्या है, धनावेश किसे कहते हैं हम, आवेश का जो मतलब आवेश का अगर प्रकार अभी तो भी क्या था, कहते हैं आवेश का मात्रक। अब जो दूसरा पढ़ने जा रहे हैं अगला हम टॉपिक, वो है क्या, आवेश के प्रकार। आवेशों के प्रकार पढ़ेंगे हम। आवेश के प्रकार में क्या क्या होते हैं, चलिए देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत मजेदार टॉपिक है अपने आप में, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार कौन कौन से, तो आवेश के 2 प्रकार होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कहते हैं ये 2 प्रकार से होते हैं। तो पहला धनावेशित, धनावेश, दूसरा धनावेश, दूसरा क्या आ जाएगा, ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश 2 होते प्रकार आवेश के। अब ध्यान समझिएगा, धनावेश किसको कहते हैं, एक एग्जांपल आपको देते हैं हम, ध्यान समझिएगा। सपोज कर रहे हैं कि ये कोई पदार्थ है, ये कोई क्या है, एक पदार्थ है, और ये इस तरह का पदार्थ है जो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, हम उदासीन।
क्या नाम दे रहे इस पदार्थ को हम? उदासीन। उदासीन का मतलब समझते हैं, जितना प्लस का आवेश होगा उतना माइनस का, मतलब जितना प्लस हो उतना ही माइनस हो जाए, तो उसी पदार्थ को हम क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। तो सपोज कर रहे हैं कि 5 ठो प्लस का आवेश है और 5 ही माइनस का भी आवेश है, तो ये कौन सा पदार्थ हो गया? इसको कहते हैं उदासीन पदार्थ। अब हमें क्या देखना, धनावेश के बारे में अगर समझना है तो सपोज कर रहे हैं कि 1 ठो प्लस का आवेश कहीं से ला करके इस पदार्थ उदासीन परमाणु में डाल दिए। ये कौन सा परमाणु कह सकते हैं हम इसको? उदासीन परमाणु के नाम से जान सकते हैं। सपोज कर रहे हैं कि 1 प्लस का आवेश इस परमाणु के अंदर लाकर धर दिए, तो अब बताएं आप लोग कि इसमें प्लस का आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी? 6। मतलब कि हम कहते हैं कि प्लस की मात्रा जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 6, और माइनस की अभी भी जो मात्रा है वो कितनी है? 5 है। तो यहाँ पर प्लस की मात्रा 1 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? मतलब कितनी क्वांटिटी बढ़ चुकी है? हम कहते हैं अगर दोनों के बारे में तुलना की जाए तो दोनों आवेशों में किसकी क्वांटिटी बढ़ी और कितनी बढ़ी? तो प्लस की क्वांटिटी बढ़ गई। और कितनी बढ़ गई? 1 क्वांटिटी बढ़ी। तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा आवेश वो 1 प्लस का आवेश बढ़ चुका है। तो इस पदार्थ को हम कौन सा पदार्थ कहेंगे? कहते हैं इसी पदार्थ को हम नया पदार्थ के नाम से जानेंगे, नया परमाणु नाम दे सकते हैं। क्या? धनावेश परमाणु के नाम से जानते हैं हम। एक मतलब माइंड में बिठा लीजिए कि अगर किसी भी आवेश का अगर मतलब जिस भी आवेश की अगर संख्या बढ़ती है, जिस भी आवेश की संख्या अगर बढ़ती है तो उसी को हम कहते हैं उस पदार्थ का परमाणु नाम दिया जाता है। तो सपोज कर रहे हैं कि अगर 5 प्लस 5 माइनस था तब ये किसी का नाम नहीं दिया गया था, और अगर हम कहते हैं कि अगर 6 प्लस का हो गया 5 माइनस का, मतलब प्लस वाले संख्या ज्यादा हो गई, प्लस वाले की संख्या ज्यादा हो गया, मतलब इसमें जो संख्या है प्लस की है, इसीलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं? धनावेश परमाणु के नाम से जानते हैं। और एक तरीके से और परिभाषित कर सकते हैं। इसकी परिभाषा अगर देना होगा, किसी चीज को बताना हो तो कैसे बताएंगे कि यदि किसी पदार्थ में धनावेश की संख्या ज्यादा हो जाए, यदि किसी पदार्थ में धनावेशों की संख्या अगर ज्यादा हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? धनावेशित परमाणु कहते हैं। यदि किसी पदार्थ में धन आवेश की संख्या ज्यादा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? धनावेशित परमाणु कहते हैं। या फिर एक और तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाए, क्या कह रहे हैं हम कि यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाए? घट जाए। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर घट जाती है तो उस इलेक्ट्रॉनों की अगर संख्या घटती है मतलब किसकी मात्रा बढ़ेगी? तब प्लस का ऑब्वियसली बढ़ेगा। अगर माइनस कम हो रहा है तो प्लस क्या दिखेगा? अपने आप में एक ज्यादा होता जाएगा। मान लो कि अगर 5 प्लस था 5 माइनस था, अगर एक माइनस हटा दिए तो यहाँ पे 5 प्लस अभी भी है, 4 माइनस हो गया। एक और हटा देंगे तो 5 प्लस 3 माइनस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है? कम होती जा रही है, और प्लस की संख्या बढ़ती जा रही है। जितना ये कम हो रहा है उतना वो ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अभी भी अब इस समय किसका परमाणु दिख रहा है? ये धनावेशित परमाणु कहलाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे? 2 तरह परिभाषा दे सकते हैं। तो एक तरीके ये परिभाषा याद रखिएगा, हम कहते हैं धनावेश परमाणु के लिए कि यदि किसी परमाणु में प्लस की संख्या, चाहे धन आवेश की अगर संख्या या प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है तो उसको धनावेश परमाणु कहते हैं हम। यदि किसी, लिख दीजिए यहाँ पर, यदि किसी परमाणु में धनावेश की संख्या ज्यादा हो, धनावेश की संख्या अधिक हो तो उसे हम धनावेश परमाणु कहते हैं, चाहे धनावेशित पदार्थ कहते हैं। धनावेशित परमाणु कहते हैं। अगर ऐसे अगर न समझ में आता होगा तो ये याद रखिएगा, जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसका घर कहलाएगा। अगर सपोज के लिए मान लीजिए एक घर है, 2 घर है, मान लीजिए अभी एक घर है, एक में मतलब कि लड़के और लड़कियां क्या है? सेम मात्रा में है, तो वहां पर वो किसी का घर नहीं होगा। लेकिन अगर इसी में हम कहते हैं लड़कियों की संख्या कम हो जाए और लड़कों की संख्या क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, तो वहां पर वो घर किसका हो जाएगा? लड़कों का घर। अगर लड़कों की संख्या अगर कम हो जाए, लड़कियों की संख्या अगर बढ़ जाए तो वो लड़कियों का घर माना जाएगा। मतलब जिसकी संख्या ज्यादा दिखी उसी का वो घर बनेगा। तो यहाँ प्लस की अगर संख्या ज्यादा हो रही है और माइनस की संख्या कम, मतलब ये जो परमाणु बन गया वो धनावेशित परमाणु हो गया। ऋणावेशित परमाणु क्या होता है? ऋणावेशित पदार्थ, यदि किसी, इसकी भी परिभाषा देना चाहे तो उसी को उल्टा कर दे, ऋणावेश
ऋण आवेश किसको कहते हैं कि यदि किसी परमाणु में ऋण आवेश की संख्या अधिक हो, ऋण आवेशों की अगर संख्या अधिक हो जाए तो उस परमाणु को हम ऋणावेशित परमाणु कहते हैं। दूसरी तरीके से प्रोटॉनों की संख्या कम हो जाए तो ऋण आवेशों की संख्या ज्यादा दिखेगा, तब भी हम कह सकते हैं यदि किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाए, कम हो जाए, या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाए या फिर प्रोटॉनों की संख्या कम हो जाए, तो वहां पर हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि धनावेश का जो मान आएगा, मतलब सॉरी ऋणावेश का जो मान आएगा वो अधिक दिखेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऋणावेश का परमाणु कहते हैं, वहां पर कह दें। तो ये अभी तक तो क्या था, आवेश के प्रकार थे। यहाँ पर अगर अभी तक क्लियर हुआ हो तो इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद से हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या होगा, इसमें सजातीय और विजातीय क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत पिछले मन लेक्चर में भी बता चुके हैं, हिंट थोड़ा सा दे चुके हैं। सजातीय में क्या होता है और विजातीय में क्या होता है। लेकिन हाँ बच्चों एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप लोग एक टॉपिक और थोड़ा क्लियर कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है कहते हैं। वो टॉपिक क्या है, थोड़ा सा रिलेशन देखना होता है। जैसे कि हम कहते हैं, चलिए इसको रफ कर दें, तब वो क्या कहते हैं, वो बहुत मेन मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए है, कहते हैं दृष्टिकोण से कहते हैं वो क्या है, तुलना करना। मतलब कि अगर हम कहते हैं एक तरफ हम क्या ले लेते हैं, आवेश ले लें, एक तरफ ये अपने पास से बता रहे हैं, एक तरफ हम क्या ले लें, आवेश वर्सेस क्या ले लें, आवेश वर्सेस मतलब आवेश बनाम द्रव्यमान को ले लेते हैं हम। आवेश बनाम क्या है यहाँ पर, द्रव्यमान। अब ध्यान से समझिएगा, आवेश और द्रव्यमान में अंतर क्या होता है। आवेश की परिभाषा क्या होती है कि किसी भी पदार्थ का वह मूलभूत गुणधर्म जिसके द्वारा हम विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का, चाहे चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, आवेश के नाम से जाना जाता है। इसका सिंबल क्या होता है, क्यू से दिखाया जाता है। इसका जो सिंबल है वो क्या है, कहते हैं क्यू है। आवेश का जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, वो क्यू है। द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है, तो किसी भी पदार्थ की निहित मात्रा, इसका भी पहला क्या आ जाएगा, अगर इसकी परिभाषा अगर कोई पूछे तो क्या बताएंगे हम, किसी भी पदार्थ की निहित मात्रा, मतलब निश्चित मात्रा, किसी भी पदार्थ की निहित मात्रा को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। और द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं, हम कहते हैं मास, मतलब स्मॉल m, द्रव्यमान कहते हैं। इसको जो निरूपित करते हैं, इसको किससे निरूपित करते हैं, तो वो होता है स्मॉल m। आवेश को किससे दिखाया जाता है, स्मॉल q या फिर कैपिटल Q होता है। दोनों से भी दिखा सकते हैं, कहीं पर भी अगर Q लिखा हो मतलब वो आवेश से लिखा होता है। तो पहला हमारे पास मेन डिफरेंस क्या आया, आवेश की परिभाषा ये थी और द्रव्यमान की परिभाषा वो थी। अब यहाँ पर सबसे मेन समझने वाली चीजें ये होती है कि यदि आवेश का जो मान है क्या द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, आवेश का जो मान है, या फिर हम कहते हैं कि आवेश का जो मतलब कि आवेश का मान क्या वेग के ऊपर निर्भर करेगा। यही टॉपिक पहले देख लेते हैं कि आवेश का मान वेग के ऊपर निर्भर करता है या फिर द्रव्यमान जो है वो क्या वेग के ऊपर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर हम सीधा कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान वेग के ऊपर निर्भर नहीं करता है। दूसरा जो हमारा रहेगा, किसी भी वस्तु का, चाहे किसी भी व्यक्ति का जो द्रव्यमान होता है, किसी व्यक्ति चाहे किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, कोई भी वस्तु का द्रव्यमान वेग पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब कि इसका सिद्धांत सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, तो वो न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने क्या बताया था कि सूत्र जो दिया था m बराबर m0 बट्टे 1 माइनस का v रूट में होता है v स्क्वायर अपान c स्क्वायर होता है। मतलब कि m जहां पर क्या होता है, द्रव्यमान, और ये क्या होता है, ये जो होता है कहते हैं स्थिर द्रव्यमान होता है, कहते हैं स्थिर द्रव्यमान, रेस्ट द्रव्यमान भी इसको हम कह सकते हैं, रेस्ट मास बोल सकते हैं, चाहे स्थिर द्रव्यमान मतलब फिक्स द्रव्यमान कह सकते हैं हम यहाँ पर।
मतलब किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो वेग के ऊपर निर्भर करता है। सपोज कर ले रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसका वेट कितना है, 10 किलो का है, और वो अगर दौड़ना स्टार्ट किया, मान लेते हैं कि वो 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से वो दौड़ना स्टार्ट किया। अगर वो 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से अगर दौड़ेगा तो क्या उसका वेट 10 किलो रह जाएगा? अगर m का मान क्या है, मतलब किसी व्यक्ति का अगर द्रव्यमान 10 किलो का है, अगर वो 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से दौड़ रहा है, तो क्या जब दौड़ेगा तब भी उसका वेग क्या होगा? 10 kg का होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से अगर दौड़ रहा है, तो हम अगर ऊपर लॉजिक के हिसाब से अगर देखते हैं, हम लॉजिक के हिसाब से, तो लॉजिक ये भी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर दौड़ रहा है तो उसका वेग अगर जितना था दौड़ने की तुलना में, यानी वेग में उसका वेग उतना नहीं रह जाता, वेग क्या होता है उसका वहां पर कम हो जाता है। और यहाँ पर सूत्र के हिसाब से भी अगर देखते हैं तो समझो क्या होता है यहाँ पर, मतलब हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर दौड़ रहा है, 10 किलो का व्यक्ति अगर कोई दौड़ रहा है, तो उसका 10 किलो यानी कि वेट जब दौड़ेगा तो उसका वेट 10 kg ना होकर के उससे थोड़ा क्या हो जाता है, वो वेट कम हो जाता है। अब यहाँ पर सूत्र के आधार पर भी हम देख लेंगे क्या सच में कम हो जाता है। तो देखिए आप लोग, अगर m बराबर ये क्या, m क्या है? द्रव्यमान। m नॉट क्या है? स्थिर द्रव्यमान, मतलब फिक्स द्रव्यमान। अब अगर हम कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 10 किलो का है, उसका वेग कितना है? वेग जो दिया हुआ है वो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, जहां c क्या है? v है वेग, c है प्रकाश की चाल, m क्या है? स्थिर द्रव्यमान, और ये क्या है? व्यक्ति का नेट द्रव्यमान। यहाँ पर जो व्यक्ति का जो वेट है कहते हैं 1 माइनस v की जगह कितना रखे हैं? 10, और 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। अब बटे क्या है? c का मान कितना होता है? 20 का बटे c स्क्वायर होता है, मतलब c का मान 3 गुणे 10 की पावर 8, 3 गुणे यानी कि हो जाएगा क्या यहाँ पर? 9 गुणे 10 की पावर 18 हो जाएगा। c का मान कितना होता है? 3 गुणे 10 की घात 8। अगर ये वर्ग करोगे तो इसका भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर वर्ग तो होगा, पावर में पावर से गुणा होता है, तो 8 दूना 16, और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। तो अब यहाँ पर दिमाग लगाइए आप लोग कि अगर नीचे 100 है और उसके नीचे 9 है, तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आगे कहते हैं, इसकी वैल्यू नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा। अगर ये वैल्यू अगर हमारे पास ज्यादा आती है तो ज्यादा से अगर कम, यानी कि ज्यादा से अगर हम कम वैल्यू में भाग कराएंगे तो इसका मान तो और भी कम हो जाएगा ना। मतलब कुछ थोड़ा पहले 10 किलो था, अब 10 से क्या हो जाएगा? थोड़ा और कम हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए, अगर मान 1 से अगर हम 2 से अगर हम 1 में भाग दें तो 0.5 आएगा। अगर 1 में अगर 3 से भाग कराएंगे, मतलब जितना नीचे बढ़ेगा उतना ही कहते हैं कि ऊपर का मान भाग करने पर हमारा जो मान आएगा वो कमी होता जाएगा। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि नीचे की जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बढ़ रहा है, और जो प्रकाश की जो चाल होती है वो अगर वो मान रख करके अगर हम भाग करा के हल करेंगे तो यहाँ पर पहले की तुलना में m का मान क्या हो जाएगा? कम आएगा। मतलब जब दौड़ेगा, रनवे में रहेगा, गति में रहेगा, तो उसका द्रव्यमान 10 किलो बजाय थोड़ा सा और कम हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं आवेश में, क्या आवेश में भी, आवेश का भी मान कहते हैं वेग के ऊपर निर्भर करता है? तो यहाँ पर आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान वेग के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आवेश का जो मान होता है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। सपोज कर ले रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये दो कोई तार हैं, इसमें प्लस का आवेश बह रहा है और एक माइनस का आवेश। मान लीजिए धीरे धीरे जब बह रहा है, जब धीरे धीरे बह रहा है कहते, तब भी मान कहते, मान लेते 5 एम्पीयर की धारा है, धीरे धीरे बह रहा है ये 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। और अगर मान लेते किसी तार में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बढ़ रहा है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड से अगर वेग से अगर किसी तार में बह रहा है, तो क्या इसकी धारा, इसमें जो धारा का जो मान है क्या वो कम हो पाएगा? यहाँ पर धारा चाहे जितनी तेज करो चाहे जितनी स्लो करो, वहां पर धारा का जो मान होता है वो कभी बढ़ेगा या फिर घटेगा नहीं। अगर धीरे धीरे प्रवाहित का कोई ऐसा तार लेकर के आओ जिसमें धारा क्या हो, धीरे धीरे बहे, तब भी उसमें कहते 5 ही एम्पियर का मान रहेगा। एम्पियर का जो मान आएगा, धारा का जो मान रहेगा वो 5 ही रहेगा। चाहे वो अगर मान लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे तार होते हैं जिसमें प्रतिरोध देखा जाता है, मतलब कुछ ऐसे तार होते हैं जिसमें धाराओं का मान क्या होता है, धीरे धीरे बहता है। कुछ ऐसे तार होते हैं जिनमें धाराएं बड़ी स्पीड से बहती हैं, जैसे कि कहते हैं कॉपर और एल्युमिनियम के अगर मुकाबले तुलना की जाए तो एल्युमिनियम से तेज किस में धारा प्रवाहित होगा? कॉपर में। मतलब एल्युमिनियम में, सॉरी, कॉपर में जो धारा का जो वेग है वो ज्यादा आएगा।
और एल्युमिनियम में जो वेग आएगा, कॉपर में जो वेग आता है, कहते हैं कॉपर का वेग अधिक आएगा क्योंकि इसमें बहुत फास्ट धारा बहती है, इसमें प्रतिरोधकता पाया ही नहीं जाता है। और एल्युमिनियम में जो वेग आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं अगर वेग बढ़ रहा है चाहे घट रहा है तब भी धारा का मान बढ़ जाएगा चाहे घट जाएगा। वेग पे ऊपर निर्भर ये आवेश नहीं करता है। अगर मध्यम लाइट है तब भी धीरे धीरे आवेश बहेगा लेकिन उतना ही एम्पियर की धारा बहेगा जितना पहले था। अगर धारा अगर मतलब कि अगर बहने की स्पीड बढ़ा देते हो, अगर उसकी वेग में वृद्धि कर देते हो तब भी वो उतना ही बहेगा। लेकिन हम कह सकते हैं साफ साफ शब्दों में कि आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता लेकिन द्रव्यमान वेग के ऊपर निर्भर करता है। अगर दौड़ोगे, अगर और स्पीड बढ़ा देते हो, वेग का मान अगर और तेजी से बढ़ा देते हो तो उसका जो द्रव्यमान हो जाएगा पहले के मुकाबले और कम आ जाएगा। यहाँ पर तो हम सीधा सा बता सकते हैं कि आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। थर्ड पॉइंट में हमें ये समझना होगा, थर्ड पॉइंट में इसको नीचे थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं यहाँ पर। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान हो, मान लीजिए ये तीसरा पॉइंट है, यदि किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान होगा तो उसमें आवेश जरूर पाया जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर किसी का आवेश अगर हो तो उसमें द्रव्यमान भी उपस्थित होगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत बड़ी बात है, क्या याद रखिएगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान हो, कोई वस्तु होगा तो किससे मिलकर बनता है, कोई भी पदार्थ होता है चाहे कोई वस्तु होती है तो वो किससे मिलकर के बनी होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ही तो आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का आवेश, प्रोटॉनों का आवेश। मतलब कोई भी पदार्थ होगा, अगर कोई m द्रव्यमान में कोई पदार्थ लेकर के आते हो तो उसमें आवेश जरूर पाओगे। लेकिन जरूरी ये नहीं कि जिसमें आवेश हो तो उसमें द्रव्यमान भी पाया जाए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सीधा सा तीसरा पॉइंट, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, यदि किसी वस्तु का, यदि कोई m द्रव्यमान का वस्तु है चाहे पदार्थ है, तो यदि कोई m द्रव्यमान का पदार्थ है तो उसमें आवेश क्या होगा, अवश्य पाया जाएगा, सदैव जरूरी पाया जाता है, मतलब कि हमेशा पाया जाता है। कोई पदार्थ लेकर के आओगे तो उसमें आवेश संभव है, मतलब हमेशा पाया जाता है, उसमें आवेश जरूर होता है। मतलब आवेशों से ही मिलकर तो हमारा सारा पदार्थ बनता है। मान लीजिए जो मार्कर हमारे पास है ये कोई पदार्थ है और ये जो पूरा पदार्थ है इसमें किस चीज से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे महीन महीन बारीक बारीक कणों से ही तो मिलकर बना हुआ है कहते। तो ये जो कण तैयार होते हैं वो उसमें क्या पाए जाते हैं, आवेश ही तो पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश। तो वैसे हम कह सकते हैं कोई भी, मान लीजिए ईटा लेकर, ईट देख लेते हैं, घर जो बनाते हैं हम, ईट अगर ले ले तो उसमें क्या पाए जाते हैं, कंकड़ पाए जाते हैं। और वो कंकड़ चाहे वो कण किससे मिलकर बने होते हैं, आवेशों से ही तो मिलकर के बने होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं अगर कोई भी कह दे वस्तु है चाहे कोई भी पदार्थ है, अगर वो m द्रव्यमान का है तो उसमें आवेश जरूर होता है। लेकिन जरूरी ये नहीं कि जिसमें अगर आवेश भी हो, परंतु लिख सकते हैं यहाँ पर, परंतु जरूरी ये नहीं कि जिसमें आवेश हो तो द्रव्यमान भी उपस्थित होगा, द्रव्यमान भी होगा। क्या लिखे हो, परंतु जरूरी ये नहीं कि जिसमें आवेश हो तो उसमें लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा शब्द जोड़ लीजिएगा, उसमें द्रव्यमान भी हो। मतलब कोई जरूरी नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई द्रव्यमान वाली वस्तु है, द्रव्यमान वाला कोई पदार्थ है तो उसमें आवेश जरूर पाया जाएगा। लेकिन जरूरी ये नहीं कि जिसमें आवेश हो उसमें द्रव्यमान भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि अगर इसके लिए अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें तो मान लीजिए जो हमारे घरों में जो बिजलियां प्रवाहित होती हैं
तो वो सब के सब क्या है, प्लस माइनस कहीं है तो है, मतलब इलेक्ट्रॉन ही तो दौड़ते हैं हमारे घरों के तारों में, बिजलियां जो दौड़ती है वो आवेश ही, आप धाराएं किसके द्वारा बहती है हमारे घरों में, जो हमारे घर में जो बिजली प्रवाहित होती है वो किनके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कि हमारे घर में जो जाता है वो बिजली नहीं जाती है, वो सब के सब हमारे तारों में कौन दौड़ता है, इलेक्ट्रॉन जाता है, और इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, आवेश, और उसी को हम दूसरे शब्दों में कहते तो बिजली प्रवाहित कहते हैं हम, कि इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब बिजली आ गई। सीधा सा सिंपल से कहना चाहे तो जो बिजली आती है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण ही आती है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करते तभी हमारे घरों में बिजली संभव हो पाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन अपने आप में है क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक आवेश ही तो होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर इसमें इस तार में अगर इलेक्ट्रॉन बह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर बह रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन को किलोग्राम में मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन को किग्रा में नापते हैं। अगर कोई वस्तु होता है तो 1 किलो का होगा, 2 किलो का होगा, 3 किलो का होगा, लेकिन इसको तो हम किलो में नहीं नापते, हम क्या किलोग्राम में नापते कि एक आवेश गया तो क्या किलोग्राम का गया, चाहे कितने ग्राम का गया, ये ग्राम में नहीं मापा जाता कह दे। मतलब अगर धाराएं बहती है तो वो जरूरी नहीं, मतलब आवेश अगर बहता तो जरूरी ये नहीं कि उसमें द्रव्यमान हो, लेकिन जिसमें द्रव्यमान होगा उसमें आवेश जरूर होता है। ये मुख्य बातें थी और यही जरूरी था हमें समझाना आप लोगों को कहते हैं। ये चारों बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, थोड़ा अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहते हैं। और इसलिए हम थोड़ा आप लोग बार बार ये रिपीट कर रहे हैं कि इसको नोट्स बनाते चलिए, और जितना कहते हैं अगर बता रहे हैं मतलब कि इस तरह से हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल एकदम समझ लें कि आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, उस तरह से हम आप लोग मतलब जीरो समझने के नीचे से एकदम ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये समझ रहे हैं कि अभी तक आप लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं होगा अभी तक, इस तरह से हम आपको पढ़ाने की कोशिश सब कर रहे हैं। और ऐसा ना सोचिएगा ये कोर्स कंप्लीट ना होगा, ये कोर्स आपको पेपर बोर्ड एग्जाम तक पूरा कहते कि कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए कंप्लीट हो रहा है या ना, लेकिन आपको हम कहते प्रस्तावना देते हैं कि कम से कम आप नोट्स बनाते रहिए। और हम आपसे ये वादा करते हैं कि कम यहाँ पर हम नोट्स कंप्लीट हम खुद कराएंगे। हम यहाँ पर अगर समय पड़ा तो 1 घंटे के बजाय क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 घंटे की क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे। बस आप लोग कहते हैं कि अच्छे से पढ़िए और नोट्स बनाते रहिए, एक एक पॉइंट का उतारते रहिएगा नोट्स में कहते हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो कौन सा आता है, कहते हैं सजातीय आवेश। इससे पहले इसके बारे में थोड़ा चर्चा पहले भी कर चुके हैं। सजातीय आवेश, सजातीय आवेश वैसे होते क्या हैं, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश क्या होते हैं, तो इसकी परिभाषा बहुत खूबसूरत सा परिभाषा है, जिसको अगर सुनेंगे तो कहेंगे वाह क्या परिभाषा इसकी है। सजातीय आवेश का मतलब क्या होता है कि ऐसा आवेश जिनकी जाते क्या हो, समान हो, ऐसा आवेश जिनकी जाते क्या हो, समान हो जाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सजातीय आवेश कहते हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि मान लीजिए कोई 2 बिरादरी होता है, अगर दोनों बिरादरी क्या हो जाए, सेम कास्ट के हो जाए। मान लीजिए कि अगर कहते हैं कि चौहान, अगर चौहान है तो वो दोनों क्या है, सेम बिरादरी के हो गए। और कहते हैं कि गुप्ता है तो दोनों क्या है, कहते हैं सेम बिरादरी हो गए। मतलब जिनकी जातें समान हो जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर सजातीय आवेश के नाम से जानते हैं। और सजातीय आवेश में सदैव क्या देखने को मिलता है, पहले ही बता चुके हैं हम आप लोगों को, सजातीय आवेश में सदैव प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। ये पहले भी आप लोगों को एग्जाम्पल देकर के बता चुके हैं कहते हैं। सजातीय आवेश भी आप फिर से रिपीट कर लीजिएगा, इसी परिभाषा लिख लीजिएगा अगर न लिखे होंगे तो। सजातीय आवेश वे मतलब कि ऐसा आवेश जिनमें क्या हो, जिनकी जातें समान हो, ऐसा आवेश जिनकी जातें समान हो उन्हें हम क्या कहते हैं, सजातीय आवेश। जैसे प्लस का हो सकता है, प्लस का है तो ये भी तो आवेश क्या है, समान है। या फिर माइनस को होगा तो इनकी भी तो जातें समान है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सजातीय आवेश कहा जाता है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सजातीय आवेश कहते हैं। विजातीय, इसमें कौन सा बल लगता है, तो जो बल उत्पन्न देखने को मिलता है वो सदैव प्रतिकर्षण बल लगता है। सदैव कौन सा बल लगता है यहाँ पर, तो वो है प्रतिकर्षण बल। दूसरा जो हमारे पास जो टॉपिक आता है वो विजातीय आवेश का आता है। विजातीय मतलब यहाँ पर समझ सकते हैं, विजातीय विभिन्न जातियां, विजातीय आवेश, विजातीय आवेश ऐसा आवेश जिनमें क्या हो जाए, आवेश ऐसा आवेश जिनमें जाते क्या हो, असमान हो। ऐसा आवेश जिनकी जाते क्या हो, असमान हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, विजातीय आवेश कहते हैं।
चाहे वो प्लस प्लस का हो या फिर वो माइनस माइनस का हो, या फिर कहते पहले माइनस हो जाए फिर प्लस हो जाए। तो इन्हीं ऐसे जाते जिनकी मतलब कि क्या ऐसा आवेश जिनकी जाते क्या हो जाए असमान हो जाए, और यहाँ पर जाते क्या होते समान, यहाँ पर असमान। तो ऐसे आवेश को हम क्या कहते हैं विजातीय। यहाँ पर जो बल देखने को मिलता है वो बल लगता है कौन सा, वो बल लगता है आकर्षण बल। वो बल कौन सा लगता है, कहते सदैव आकर्षण बल लगता है। तो ये तो था कहते कि अब तक का टॉपिक आवेश से संबंधित तथ्य, ये कुछ फैक्ट थे कहते हैं, और इसी को हमें थोड़ा बहुत समझना था। अब जो हमारे पास जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, कहते हैं विद्युत क्षेत्र। उससे पहले एक और टॉपिक आता है जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देंगे। और ये हम कहते हैं कि ये जो टॉपिक हमारे पास जो कल के बारे में डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हमारे पास क्या होगा, न्यू टॉपिक कहते हैं कल की वीडियो के लिए। न्यू टॉपिक जो रहेगा हमारे पास, टॉपिक नया टॉपिक क्या होगा, ये कल बिल्कुल मक्खन कर देंगे इसको। आप लोग कहते हैं इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा, अगर ये देख ले जाते हैं तो कल का ये वीडियो बहुत मक्खन होने वाला है कहते हैं। वो टॉपिक हमारे पास क्या रहेगा, आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां में हम देखेंगे। आवेशन की विधियां मतलब थोड़ा सा हिंट आपको देते हैं। आवेशन की विधियां का मतलब ये होता है कि आवेशन की विधि कि अगर कोई भी पदार्थ है, मान लीजिए कि कोई परमाणु लेकर के आए थे अभी उदासीन, ये कोई भी अगर परमाणु लेकर के आए थे उदासीन परमाणु, तो इस परमाणु में उदासीन परमाणु किसको कहते हैं, जितने प्लस हो उतने ही अगर माइनस हो जाते हैं तो उसको उदासीन परमाणु कहते हैं। जितने प्लस हो उतने माइनस हो तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उस परमाणु को हम उदासीन परमाणु कहते हैं। अगर हम उदासीन परमाणु को कोई आवेश दिखाया नहीं जाता, क्यों नहीं दिखाया जाता है कि जितना प्लस है उतना माइनस है, इसलिए दोनों मिलजुल करके आवेश को खत्म कर लेते, कहते नष्ट नहीं करते हैं। वो कहते कि दिखाया नहीं जाता, बस खाली उदासीन को ऐसे सिंबल बना दिया जाता है, इसलिए नहीं दिखाते हैं। मान लो अगर प्लस को दिखाते तो प्लस खुश हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, नाराज। वो कहेगा कि हमें क्यों नहीं दिखाया जा रहा, जो कि इनकी तुलना में हम भी तो बराबर उनके जैसे हैं, हकदार हैं, जितना वो आवेश उतना माइनस हमारे ऊपर भी है कहते हैं। तो इसलिए हम कोई किसी का नहीं दिखाते। लेकिन अगर चाहे प्लस का अगर एक आवेश बढ़ गया चाहे एक माइनस बढ़ गया, तो अगर प्लस बढ़ जाता है तो धनावेशित परमाणु बन जाता है, अगर माइनस अगर बढ़ जाता है तो वो ऋणावेशित परमाणु बन जाता है। लेकिन हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि उदासीन परमाणु क्या है, वो जिनमें जितना प्लस हो उतना माइनस हो तो उसको उदासीन परमाणु कहते हैं। अब हमें क्या करना है, आवेशन करना है। तो आवेशन के लिए, आवेशन मतलब कैसे इसको हम आवेशित कर सकते हैं। ये जो हम क्या लिए उदासीन परमाणु लिए हुए हैं, इसको हम कैसे आवेशित कर सकते हैं वो तरीका हम कल बताएंगे आपको। बस इसके लिए कहते हैं कि आज के वीडियो में बस इतना ही, इसको बस थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जो वीडियो बता मतलब कि ये जो आपको आज का जो टॉपिक हुआ है उसको फिर से एक बार रिपीट करके पॉज करके देख लीजिएगा और अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ताकि ये वीडियो आपको देखने में कल कहते हैं जो न्यू टॉपिक हमारा आएगा आवेशन की विधियां, आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। बस आज के वीडियो के लिए मतलब कि आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही।